नमस्कार दोस्तों, 44वीं वीडियो है ये लक्ष्मीकांत की सीरीज की। क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, दूसरा टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में एक होता है सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी से, तीसरा होता है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप आपने किताब खरीद ली होगी और मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। देखिए, अगर शुरुआत करें दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। रिटन मतलब कि एक किताब है, उस किताब में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको कंपाइल करके रखा गया है। अब देखिए, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदलते समय के साथ उसका बदलना जरूरी है, वो फिक्स नहीं रह सकता। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, या फिर मान लीजिए 26 नवंबर 1949 को जब वो साइन हुआ था, उस समय पे जो कंडीशंस थी और आज की डेट में जो हमारे देश की कंडीशंस है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो उस समय पे जो कंडीशंस थी, आज की डेट में जो कंडीशंस हैं, उनको आप एक पैमाने पे नहीं रख सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, आज की कंडीशंस के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज होगा और होता भी है। और उसके लिए जरूरत क्या पड़ती है? उसके लिए पड़ती है अमेंडमेंट की जरूरत। अब अगर दुनिया भर के संविधानों से कंपेयर किया जाए हमारे देश के संविधान को, तो ब्रिटेन के संविधान को बदलना वहां के पार्लियामेंट के लिए कंपेरेटिवली बहुत आसान है। वहीं पे यूएसए में संविधान को बदलना, अमेंड करना बहुत मुश्किल है। इंडिया में ना संविधान को बदलना बहुत आसान है और ना ही संविधान को बदलना बहुत मुश्किल है। दिस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब वो चीज जो आसानी से ना बदले, फ्लेक्सिबल मतलब वो चीज जो बहुत आसानी से बदल जाए दोस्तों। तो हमारे यहाँ रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल है संविधान। आर्टिकल 368 की अगर आप बात करें तो ये मिलता है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 360 में बात की गई है उस प्रोसीजर के बारे में बताया गया जिस प्रोसीजर के तहत पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है। अब देखिए, अमेंडमेंट के थ्रू किसी एक नए आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा सकता है, किसी एक एग्जिस्टिंग आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला जा सकता है, लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकती। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है किसी एक आर्टिकल को हटा के या किसी एक आर्टिकल को जोड़ के, तो उस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये बात कब कही गई? केशवानंद भारती केस 1973, जिसका जजमेंट आया था शायद 24 अप्रैल 1973 को। एग्जैक्ट डेट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। और जब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा, संविधान का अमेंडमेंट केवल पार्लियामेंट में हो सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये ताकत नहीं है कि वो संविधान का अमेंडमेंट कर सके। तो जब भी आर्टिकल 368 की बात होगी, तो अभी के लिए हम लोग आर्टिकल 368 की ही बात कर रहे हैं। जब आर्टिकल 368 से बाहर निकलूंगा मैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं आर्टिकल 368 से बाहर निकल गया। तो जब 368 की बात हो रही है तो सिर्फ पार्लियामेंट की बात हो रही है, स्टेट लेजिस्लेचर इसमें नहीं आएगा। तो अगर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना है तो बिल को कहां इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? देखिए, हाउस ऑफ पार्लियामेंट दो तरीके के हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अगर अमेंडमेंट बिल को लेके आना है तो उसको लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, किसी भी हाउस में उसको इनिशिएट किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ताकत है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने का मतलब बनता नहीं है। दूसरा दोस्तों, एक मिनिस्टर और एक प्राइवेट मेंबर के बीच के फर्क को समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक एमपी है जो लोकसभा में बैठा है, राज्यसभा में बैठा है, तो अगर तो रूलिंग गवर्नमेंट का है, ठीक है, और वो कैबिनेट में है, रूलिंग गवर्नमेंट का है बट कैबिनेट में है, तो अगर कैबिनेट में है वो, कैबिनेट मतलब या तो होम मिनिस्टर हो, या फाइनेंस मिनिस्टर हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हो, आपका हेल्थ मिनिस्टर हो, कोई भी हो सकता है। तो अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर है तो उसे मिनिस्टर बोला जाएगा। वो एमपीज जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं आते हैं, और कैबिनेट देखिए छोटी बॉडी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थोड़ी सी बड़ी बॉडी होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ये सब आ जाते हैं। कैबिनेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आते हैं। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई एक पर्सन नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा? प्राइवेट मेंबर। तो भले ही कोई एक ऐसा पर्सन हो जो बीजेपी पार्टी का मेंबर हो, अभी के लिए बीजेपी पावर में है इसलिए मैं बीजेपी से समझा रहा हूं आपको। बीजेपी यानी कह लीजिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बीजेपी की अलायंस को मिला दीजिए तो पूरा ग्रुप को क्या बोला जाएगा? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बीजेपी या एनडीए का कोई एमपी अगर मिनिस्टर नहीं है तो उसे भी प्राइवेट मेंबर कहा जाएगा। अपोजिशन में जितने भी लोग बैठे होंगे उनको प्राइवेट मेंबर कहा जाएगा। नहीं, वो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा जो मिनिस्टर नहीं है उन्हें प्राइवेट मेंबर कहा जाएगा। तो एक मिनिस्टर भी और एक प्राइवेट मेंबर, इन दोनों में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ऐसी कोई परमिशन नहीं चाहिए होती। फिर स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये जो बिल है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अब इसमें क्या बोला गया? मेजॉरिटी ऑफ द टू
मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। इधर आते हैं एक मिनट, क्या बोल रहा है स्पेशल मेजॉरिटी? अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। मान लीजिए अभी लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, वैसे 545 थे, 2 एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन रहा नहीं तो 543 है। अब अगर आप देखो तो इस 543 की मेजॉरिटी क्या होगी? अगर देखा जाए 543 की मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। अच्छा दोस्तों, टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, अब टोटल मेंबरशिप क्या है आपकी लोकसभा की? 543। ओके, मान लीजिए 3 सीटें खाली पड़ी हैं, 3 सीटें वैकेंट है, भरी नहीं है, तो क्या 540 की टोटल मेंबरशिप माना जाएगा? 543 को टोटल मेंबरशिप माना जाएगा? 543 को माना जाएगा, क्योंकि टोटल सीट्स ही 543 है। तो मान लीजिए 3 लोग किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए और जो इफेक्टिव एमपीज हैं लोकसभा में वो केवल 540 है, बट फिर भी जो मेजॉरिटी डिसाइड करनी होगी वो 543 टोटल मेंबरशिप के हिसाब से डिसाइड होगी। तो इस 543 की मेजॉरिटी कितनी होगी? इसका कम से कम आधे से थोड़ा ज्यादा, तो 543 का आधा क्या होगा? 271.5, तो यानी 272। अगर 543 एमपी में से लोकसभा में 272 किसी चीज को सपोर्ट कर देते हैं तो आप ये बोलोगे कि हाँ भाई ये मेजॉरिटी हो गई। ओके, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी, प्रॉपर मेजॉरिटी मिल गई। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। तो मान लीजिए एक दिन लोकसभा की मीटिंग हुई और मीटिंग को अटेंड करने के लिए केवल 300 लोग आए। ओके, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पे वोटिंग हुई, 250 लोगों ने फेवर में वोट किया, 50 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया, 300 लोग टोटल आए थे। ओके, अब क्या 2/3 मेजॉरिटी है ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन वोटिंग? अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। कितने मेंबर्स प्रेजेंट है? 300 मेंबर्स प्रेजेंट है, तो इनका 2/3 मेजॉरिटी कितनी होगी? 200 होगी। तो भाई 200 से तो ज्यादा ही लोग वोट कर रहे हैं, 250। लेकिन क्या मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस पूरी हुई? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस कितना है? 272। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए कम से कम 272 लोग तो होने ही चाहिए। ओके, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, यानी जितने लोग हैं उनकी भी 2/3 मेजॉरिटी। तो अगर 300 लोग प्रेजेंट हैं तो उसमें से कम 200 लोग फेवर में वेट कर रहे हो। ओके, तो 300 का जो 2/3 होगा वो होगा 200। 200 में 272 वाली लिमिट क्रॉस नहीं हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है बिल पास नहीं होगा। मान लीजिए 543 में से 510 लोग आए। ओके, अब इस 510 की 2/3 मेजॉरिटी कितनी होगी? 340। ओके, अब इन 510 लोगों में से 280 लोगों ने बिल के फेवर में वोट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी है वो कंडीशन भी पूरी हो रही है। 510 का 2/3 340 है। ओके, तो 340 510 का 2/3 क्या पूरा हो रहा है? 280 लोगों ने फेवर में वोट किया। 280 में ये 272 वाली लिमिट तो पूरी हो रही है, बट 510 का 2/3 340 ये लिमिट पूरी नहीं हो रही है। तो 510 का 2/3 340 मतलब कि अगर 510 लोग वोट डाल रहे हैं, इतने लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस केस में कम से कम 340 लोग सपोर्ट करें तभी बिल पास माना जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी से, नहीं तो नहीं माना जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो अगर बहुत सारे लोगों की मेंबरशिप है वहां पे उस समय पे पार्लियामेंट लोकसभा में, तो ऑब्वियसली बात है 2/3 मेंबर्स का जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप देखो कुछ समय पे दो अलग अलग चीजें निकल के आ रही है स्पेशल मेजॉरिटी में। एक निकल के आ रहा है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, और एक अ मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ ईच मेंबर्स, अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। दोनों सिनेरियो मैंने बता दिए। वहीं इन 510 लोगों में से 400 लोगों ने एक बिल के फेवर में वोट किया होता, तो 272 वाली लिमिट भी क्रॉस हो रही है और ये 340 वाली लिमिट भी क्रॉस हो रही है। यानी कि जितने लोग प्रेजेंट है उनकी 2/3 मेजॉरिटी और टोटल मेंबरशिप की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी उसके 50% से ज्यादा। ये होता है दोस्तों आपका स्पेशल मेजॉरिटी। आई होप स्पेशल मेजॉरिटी अब यहाँ पे आपको समझ में आ गई। यानी अगर 543 मेंबर्स है लोकसभा में तो उसे कम से कम 50% ज्यादा यानी 272 प्लस जितने लोग वोट डाल रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी, और वो 2/3 मेजॉरिटी भी अगर सेटिस्फाई हो रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस वो अगर फुलफिल हो रही है, तो वही स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को पास माना जाएगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। फिर लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग इन बिल को पास करेंगे, और मान लीजिए कि किसी एक हाउस में पास हो गया और किसी दूसरे हाउस में पास नहीं हुआ, तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ओके, नॉर्मल केस में, नॉर्मल लॉ में
ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की नहीं हो सकती, दोनों को अलग अलग बिल पास कराना होगा। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो हमारे किसी फेडरल फीचर को बदल रहा है। अब फेडरल फीचर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारे संविधान में साफ साफ फेडरल लिखा नहीं है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स तो फेडरल है। तो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भैया हम अपने स्टेट्स के साथ ताकत को शेयर करेंगे, ये फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई भी प्रोविजन चेंज हो रहा है अमेंडमेंट के थ्रू, तो उस केस में आप देखिए उस बिल को सारे स्टेट लेजिस्लेचर के स्टेट से भेजा जाएगा, कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स के लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल देना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई बिल पास हुआ, उस बिल पास होने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना है, बट अगर वो फेडरल प्रोविजंस को अफेक्ट कर रहा है तो उस केस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ जितने भी स्टेट्स हैं वहां भेजना पड़ेगा, और जितने भी टोटल स्टेट्स हैं उनमें से कम 50% ऑफ द स्टेट की लेजिस्लेचर में, उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास कराना। वहां पे स्पेशल नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और एक बार ये बिल दोनों स्टेट लेजिस्लेचर दोनों राज्यसभा लोकसभा से निकल गया, अगर फेडरल फीचर्स को चेंज कर रहा है तो हाफ ऑफ द स्टेट से असेंट मिल गई। ये सब चीजें जब हो जाएंगी दोस्तों, तो उस केस में ये बिल कहां जाएगा, ये बिल फिर जाएगा प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। और यहां पे देखिए, यहां पे प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी मैंडेटरी है, ना वो अपनी असेंट को रोक सकता है प्रेसिडेंट, ना ही वो उस बिल को वापस भेज सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल पास करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अलावा, उस केस में प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो उस बिल को वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, या उसको रोक सकता है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास ये ताकत नहीं है दोस्तों। उसके साथ साथ एक और खास बात बोली गई है, ये जो मैंडेटरी वाला क्लॉज जोड़ा गया है ना, ये किसके थ्रू जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू। यानी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 ने क्या बोला कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा, राज्यसभा और बाकी सारे प्रोसीजर से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आता है असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी। और एक बार जब अपने प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी तो फिर वो एक एक्ट बन जाएगा जिसको बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नीचे कमेंट में बताइए लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है जिसको प्रेसिडेंट की ये असेंट मिली है। समय हो गया, अभी रिसेंट नहीं है, बट बताइए वो कौन सा है। वैसे कई बार मैं डिस्कस करता रहता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं कि भैया हमारे संविधान को कितने तरीकों से बदला जा सकता है। 3 तरीके से हमारे संविधान को बदला जा सकता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो सिंपल मेजोरिटी वाला केस हो गया, दूसरा हो गया स्पेशल मेजोरिटी वाला केस। स्पेशल मेजोरिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने बता दिया। तीसरा केस हो गया स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए एंड रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहिए। तो ये 3 टोटल तरीके हैं दोस्तों। ओके, अब एक एक करके देखते हैं सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से क्या क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बता रहा हूँ, ये हेडिंग्स लक्ष्मीकांत में भी लिखी हुई हैं, तो इन हेडिंग से हम ये समझेंगे कि भाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से क्या क्या बदला जा सकता है। अगर नए स्टेट्स बनाने हैं तो नए स्टेट्स को बनाने का एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट के लिए आप सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से बिल पास कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब भी सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से आप चीजों को बदलने की बात करते हो तो वहां पे आर्टिकल 368 नहीं आता है। आर्टिकल 368 डील करता है विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या तो स्पेशल मेजोरिटी से होगा या स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट से होगा। तो आर्टिकल 368 में आता है स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। जब सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के साथ आप कुछ चीजों को बदल रहे हो तो दैट इज नॉट अंडर आर्टिकल 368, उसको अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं कहा जाएगा। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट देख लिया, एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। दूसरा, नए स्टेट्स का फॉर्मेशन, जो स्टेट्स हैं उनके एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स को बदलना, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द एक्जिस्टिंग स्टेट, तो ये भी आपका सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से हो सकता है। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे देश के कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अभी के लिए आप देखो, उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तेलंगाना में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी थी, फिर अब जम्मू एंड कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, तो भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना हो या कहीं पे बनी बनाई लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व करना हो तो उसको सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से किया जा सकता है। फिर आगे सेकेंड शेड्यूल, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस,
इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज की इमोल्यूमेंट्स को, यानी कि उनकी सैलरी, प्रिविलेजेस, इन सबको अगर बदलना हो तो उसको भी सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बदला जा सकता है। कोरम इन पार्लियामेंट, कोरम इन पार्लियामेंट मतलब वो मिनिमम अटेंडेंस इन पार्लियामेंट जिसके बाद पार्लियामेंट फंक्शन करेगी। तो ये बोला जाता है अभी के लिए कोरम कितना फिक्स किया गया, 10%। यानी कि अगर लोकसभा की टोटल मेंबरशिप 543 है तो एटलीस्ट अगर 10 लोग प्रेजेंट हो, यानी एटलीस्ट अगर 55 लोग प्रेजेंट हो तो लोकसभा का बिजनेस किया जाएगा। अगर 10% से कम लोग प्रेजेंट हैं किसी एक हाउस में तो ये बोला जाएगा कोरम इज नॉट देयर। और ज्यादातर केसेस में जब कोरम नहीं होता तो कोई भी बहस होती नहीं। हालांकि जब भी पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन होता है सब लोग सेशन में आते हैं, कोरम आराम से पूरा हो जाता है 10% का। फिर भाई सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्या सैलरीज देनी है, इनको बदला जा सकता है। किससे? ऑर्डिनरी अमेंडमेंट से, सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट तो नहीं कहना चाहिए, सिंपल, हाँ वैसे अमेंडमेंट ही बोलोगे, वैसे एक्चुअली में अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाता है, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, या फिर इनफैक्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड अगर कर भी रहे हो तो वो आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नए स्टेट्स जोड़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उन स्टेट्स के नाम कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे, तो इस टर्म्स में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, बट दैट इज नॉट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 368। जब भी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है उसको आर्टिकल 368 के टर्म्स में देखा जाता है, बट ऐसे भी बहुत से अमेंडमेंट्स होते हैं जो आर्टिकल 368 के बाहर होते हैं और सिंपल मेजोरिटी में होते हैं, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो कोरम इन पार्लियामेंट 10% है, अगर इस 10% से चेंज करके 5% करना है या बढ़ा के 20% करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में काम किस तरीके से होगा ये भी भाई डिसाइड कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज, क्या प्रिविलेजेस होंगे पार्लियामेंट के, इसके मेंबर्स के बहुत सारी कमिटीज बनती हैं आपकी पार्लियामेंट में। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है। ये कमिटीज के प्रिविलेजेस क्या क्या है ये भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू बदला जा सकता है, कुछ प्रिविलेज को जोड़ा जा सकता है, कुछ को हटाया जा सकता है। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, इस प्रोविजन को रखना है हटाना है ये भी हम सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड कर सकते हैं अपने पार्लियामेंट में। नंबर ऑफ प्यूजाइन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, क्या होते हैं प्यूजाइन जजेस? प्यूजाइन जजेस मतलब होता है जज ऑफ अ लोअर रैंक। जैसे सुप्रीम कोर्ट में सबसे टॉप पे कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नीचे जो बाकी जजेस हैं उनको आप प्यूजाइन जजेस बोल सकते हो। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन देना है तो पार्लियामेंट आराम से सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज्यूरिसडिक्शन ले नहीं सकती। अगर लेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस का प्रयोग पार्लियामेंट में किस तरीके से होगा ये पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से। सिटीजनशिप का एक्विजिशन और टर्मिनेशन के बारे में सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट एक्शंस ले सकती है। पार्लियामेंट में इलेक्शंस कैसे होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स में इलेक्शन कैसे होंगे, सिंपल मेजोरिटी से बदला जा सकता है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल मेजोरिटी। यूनियन टेरिटरीज के बारे में कोई नियम कानून बनाना है सिंपल मेजोरिटी। फिफ्थ शेड्यूल जिसमें शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के साथ। और सिमिलरली सिक्स शेड्यूल जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज हैं वो भी सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के साथ हो सकता है। तो देखिए कितनी सारी चीजें दोस्तों सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर आ रही हैं। ओके, इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पे? इसके बाद पहुंचेंगे हम लोग स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट पे। इस स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट को कैसे पता किया जाएगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करेंगे कुछ और चीजें, कुछ और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से बदला किस किस चीज को जाता है? तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को बदलना हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को बदलना हो, या ऐसे किसी प्रोविजन को बदलना हो जो कि ना फर्स्ट कैटेगरी में आता है ना थर्ड कैटेगरी में, तो फर्स्ट कैटेगरी में कौन सी चीजें आती हैं? सिंपल मेजोरिटी के थ्रू बदली जाने वाली चीजें। थर्ड कैटेगरी में क्या आती है? स्पेशल मेजोरिटी की द्वारा बदली जाने वाली चीजें जिसमें राइटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए। तो कोई भी फेडरल फीचर हमारे संविधान का अगर उसको बदलने की बात करी जा रही है तो भैया हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा फीचर फेडरल है या नहीं है। देखिए वैसे तो आराम से हम पता कर सकते हैं जहां जहां भी जिन जिन आर्टिकल्स में भी स्टेट गवर्नमेंट को ताकत देने की बातचीत करी गई है, लोकल गवर्नमेंट्स को ताकत देने की बातचीत करी गई है, वो फेडरल फीचर है। बट इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो कोर्ट्स आर देयर, हमारी जुडिशरी ये डिसाइड कर सकती है कि कौन सा आर्टिकल फेडरल फीचर से रिलेटेड है और कौन सा नहीं है। ओके, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स आ गए, डीपीएसपीज आ गए और वो सारी चीजें आ गई जो कि फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में नहीं है। अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी की जब भी बात की जाती है, देखिए दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी बिल को पास कराया जाता है, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराया जाता है, वैसे तो सारे बिल में ऐसा होता है, तो उन बिल के ऊपर बहस होती है पार्लियामेंट के अंदर और 3 स्टेजेस में उस बिल को पास कराया जाता है। पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद बहस होती है और फिर एक फाइनल बहस होती है जिसमें उसके ऊपर वोटिंग होती है। तो पहले इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी फर्स्ट रीडिंग हुई, उसके बाद बहस हुई, उस बहस में पूरी चांसेस है कि हो सकता है उसको किसी कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाए,
फिर वो कमेटी की रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, फाइनली एक बार पार्लियामेंट बैठेगी और वोटिंग करेगी। तो 3 स्टेजेस में एक बिल को फाइनली पास किया जाता है। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए जो स्पेशल मेजोरिटी है ये आखिरी स्टेज पे आता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक खास बात है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों स्टेजेस पे स्पेशल मेजोरिटी को लगाया जा सकता है बाई वे ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर किसी बहुत सेंसिटिव इशू पे बात चल रही तो जो तीनों स्टेजेस हैं जिसमें एक बिल के ऊपर बातचीत होती है और वोटिंग पड़ती है, उन तीनों स्टेजेस में स्पेशल मेजोरिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हालांकि नॉर्मल कर फंक्शनिंग में जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी पास होता है तो जो स्पेशल मेजोरिटी वाला क्लॉज लगता है वो आखिरी स्टेज पे लगता है, क्योंकि अगर आप पहली स्टेज पे स्पेशल मेजोरिटी वाले क्लॉज को लगाने लगोगे तो बिल कभी पास हो ही नहीं पाएगा। ओके, आगे चलते हैं। बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, यानी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट तो क्या है आपको पता चली गया, कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। तो भैया किस किस चीज में कंसेंट ऑफ द स्टेट्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी वाली चीजें यहां पे आ जाएंगी। ओके, अच्छा एक बात देखिए दोस्तों, अभी के लिए हमारे देश में स्टेट्स कितने हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी। मान लीजिए 28 स्टेट्स के लेजिस्लेचर के पास गया और जैसे ही 14 स्टेट्स के लेजिस्लेचर ने असेंट दी वैसे इस बिल को पास मान लिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाकी 14 स्टेट्स असेंट देते हैं या नहीं देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में पास हो चुकी है, स्टेट्स के पास सर्कुलेट होगा, 14 स्टेट्स जैसे ही अप्रूवल दे देंगे वैसे ही उस बिल को पास मान लिया जाएगा, बाकी 14 दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अच्छा ये कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि स्टेट्स को अपनी इस बिल पे कंसेंट कब देना है, स्टेट्स को 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 20 साल तक उस बिल को अपने पास रखे है, कंसेंट दे ही ना। ओके, हालांकि प्रेशर रहता है तो कंसेंट दे देते हैं ज्यादातर केसों में। आगे बात करते हैं, तो भैया कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, 50% कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कहां पे जरूरत होगी, तो जब भी प्रेसिडेंट का चुनाव है या प्रेसिडेंट को किस तरीके से चुना जाएगा जब भी इसके बारे में बातचीत होगी तो कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स जरूरी है। जब भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात होगी, स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात होगी, कितनी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर, किस हद तक ये अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूनियन किस हद तक अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को स्टेट्स के ऊपर थोप सकता है, अगर इस बारे में कोई नियम कानून निकाला गया तो कंसेंट ऑफ द स्टेट्स मैंडेटरी है 50% ऑफ द स्टेट्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है, कोई भी अमेंडमेंट है तो उसमें भी 50% ऑफ द कंसेंट ऑफ स्टेट्स की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट सरकार करती नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज को तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है। हुआ था ना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, बड़ी जोरों शोरों से सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आएगी, भैया जजों को भी हम अपॉइंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जुडिशरी में ज्यादा मेस करते नहीं है, बट फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई नियम कानून बनाए गए हैं तो कंसेंट ऑफ द स्टेट्स जरूरी है 50%। फिर यूनियन और स्टेट्स के बीच में लेजिस्लेटिव पावर्स को जब बांटा जाएगा उसमें किसी प्रोविजन को जोड़ा जा रहा है या कुछ हटाया जा रहा है तो उसमें भी हाफ ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट जरूरी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की जब बात होती है वहां पे भी जरूरी है, 279 आर्टिकल के अंदर आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। फिर 7th शेड्यूल की जब बात होगी, अब आपका भैया 7th शेड्यूल में क्या आता है, उसमें आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट पे कौन कौन नियम कानून बनाएगा। तो यूनियन लिस्ट में केवल यूनियन बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे केवल स्टेट बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और यूनियन दोनों बना सकते हैं। तो भैया 7th शेड्यूल की किसी लिस्ट में कुछ जोड़ना है घटाना है तो भैया कंसेंट ऑफ स्टेट जरूरी है। स्टेट्स को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से मिलेगा, कितनी सीटें वगैरह एलोकेट की जाएंगी, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स की जरूरत है। और पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, अगर आर्टिकल 368 में कुछ बदलाव करने हैं, मतलब आपको कुछ ऐसे बदलाव करने हैं जिससे आर्टिकल 368 के अंदर दिया गया प्रोसीजर चेंज हो रहा हो या उससे रिलेटेड कोई और चीज बदल रही, तो उस केस में भी कंसेंट ऑफ स्टेट लेना जरूरी होता है। तो ये था दोस्तों आपका आज का लेक्चर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अमेंडमेंट प्रोसीजर में क्या खामियां हैं, क्या गलती है, कौन से बेसिस पे हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर को क्रिटिसाइज किया गया, और फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स, पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट